हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डी के फ्रेंड्स। फिर हाजिर है 13 नवंबर की सभी करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज का पहला पॉइंट है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। उसका राइट आंसर है दोस्तों 13 नवंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। 2020 का थीम था दोस्तों आयुर्वेदा फॉर कोविड-19। अब जानते हैं दोस्तों ये आयुर्वेदा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, अभी आपका यानी आज पूरे भारत में धनतेरस दिवस मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है दोस्तों? धनतेरस दिवस मनाया जा रहा है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये धनतेरस कब मनाया जाता है? दीपावली के ठीक एक दिन पहले। कब मनाया जाता है दोस्तों? दीपावली के ठीक एक दिन पहले भारत में धनतेरस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दोस्तों, भारत का एक मिनिस्ट्री है जिसे आपका आयुष मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। कौन सा मिनिस्ट्री है दोस्तों? आयुष मंत्रालय। इस आयुष मंत्रालय ने दोस्तों 2016 में एक घोषणा की, और वो ये घोषणा की कि आपका प्रत्येक वर्ष धनतेरस के दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और आपका इस बार जो धनतेरस पड़ा दोस्तों, यानी आज 13 नवंबर को पड़ा, और आज ही पूरे भारत में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम थी आयुर्वेदा फॉर कोविड-19। अब जानते हैं दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य दोस्तों जो भारत की प्राचीन चिकित्सा है, क्या है दोस्तों? भारत की जो प्राचीन चिकित्सा है उसके बारे में लोगों को क्या करना दोस्तों? जानकारी देना, साथ में लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना। इस राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का मेन आपका ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है। इस बात को भी आप क्या करेंगे? अच्छे से ध्यान रखेंगे। और 2016 में इसको पहली बार मनाया गया। अगर बात करें ये कौन सा आपका दिवस था, तो ये 5वीं बार मनाया गया दिवस था, यानी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस को 5वीं बार यानी 5th टाइम आपका मनाया गया 2020 में। इस बात को भी क्या करेंगे दोस्तों? ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 नवंबर को। अब ध्यान रखिए दोस्तों, जो निमोनिया है, निमोनिया से आपका जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं अभी प्रेजेंट में, वो 1 साल से लेकर 5 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको निमोनिया दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या बनाता है? शिकार बनाता है। और लाखों बच्चे आपका दोस्तों निमोनिया का शिकार प्रत्येक वर्ष होते हैं। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। 2019 में दोस्तों आपका बच्चों के लिए काम करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है दोस्तों ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया। अब ध्यान रखिए दोस्तों, इसी संस्था के द्वारा 2019 में निमोनिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौत ना हो, इसको रोकने के लिए 2009 में दोस्तों क्या मनाया गया? पहली बार इस संस्था के द्वारा क्या मनाया गया? विश्व निमोनिया दिवस, ताकि लोग क्या हों? निमोनिया के प्रति जागरूक हों। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, निमोनिया जब होता है तो उसके कुछ बेसिक लक्षण होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा खांसी का होना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, और साथ में बहुत ज़्यादा क्या आना? बुखार आना। ये निमोनिया के बेसिक लक्षण होते हैं। और दोस्तों ये मनाया गया 12 नवंबर को, यानी कल ही इसको पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया गया, लोगों को निमोनिया के प्रति जागरूक करने के लिए, ताकि निमोनिया से होने वाली जो मौतें हैं उसमें क्या की जा सके? कमी की जा सके। इस बात को भी दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का कहाँ अनावरण किया गया? इसका राइट आंसर है दोस्तों JNU यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना होती है दोस्तों 22 अप्रैल 1969 को। और इसके वर्तमान में वाइस चांसलर हैं M जगदीश कुमार। अपने रिसर्च के लिए ये काफ़ी ज़्यादा भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में माना जाने वाला आपका इंस्टीट्यूट है। और साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपका अभी इस वजह से चर्चाओं में है क्योंकि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की जो प्रतिमा है उसका क्या किया गया है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनावरण किया गया है।
अब दोस्तों जानते हैं ये स्वामी विवेकानंद कौन है। सबसे पहले तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो स्वामी विवेकानंद जी हैं इनका जन्म आपका 12 जनवरी 1863 को होता है। कब होता है दोस्तों? 12 जनवरी 1863 को। ये एक स्थान है भारत का दोस्तों, कोलकाता। कहाँ? कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में इनका क्या होता है दोस्तों? जन्म होता है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो 12 जनवरी है इसी दिन नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, यानी दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस इसी दिन मनाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जबकि आपका 12 जनवरी को इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे, यानी आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। ये अभी दोस्तों जो सीडीएस का एग्जाम हुआ था उसी में ये सवाल आपका पूछा गया था, और इससे पहले भी इस सवाल का दोस्तों मैंने जिक्र किया था। अगर बात करें दोस्तों स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम, तो इनका बचपन का नाम था दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था दोस्तों? नरेंद्र नाथ दत्त। ये बहुत से वनडे एग्जाम में दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। इस बात को भी आप क्या करेंगे? अच्छे से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इनके जो गुरु का नाम था वो था रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था दोस्तों? रामकृष्ण परमहंस। जो आपका दोस्तों कोलकाता में एक मंदिर होता है काली का, इसी मंदिर में क्या थे? पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस, जिनसे इन्होंने क्या ली दोस्तों? शिक्षा दीक्षा ली। इस बात को भी ध्यान रखना। इन्हीं के विचारों को प्रचार और प्रसारित करने के लिए दोस्तों 1897 में, कब दोस्तों? 1897 में आपका रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसके द्वारा? बेल्लूर में की जाती है दोस्तों, इसी आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इस बात को भी ध्यान रखिए। अब ये जो अगला पॉइंट दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। 11 सितंबर यानी 11 सितंबर 1893, ये डेट दोस्तों बहुत अच्छे से याद कर लेगा। 1893 कब? 11 सितंबर। कब दोस्तों? 11 सितंबर 1893। अब इसका मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ? पहली बात तो दोस्तों इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है। साथ ही दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद को प्रसिद्धि मिली थी वो इसी दिन से मिली थी। अब ये क्यों मिली थी दोस्तों? 1893 में यूएसए का एक शहर है, उस शहर का नाम है दोस्तों शिकागो। क्या है दोस्तों? शिकागो। इस शिकागो शहर में दोस्तों आपका भारतीय सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी विवेकानंद प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में क्या गए थे दोस्तों? शिकागो संबोधित करने गए थे। यानी जो फर्स्ट रिलीजन आपका क्या हुआ था? कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसको संबोधित करने के लिए कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद जी गए थे। और दोस्तों जब स्वामी विवेकानंद ने अपना स्पीच शुरू किया तो इसी स्पीच से स्वामी विवेकानंद दोस्तों विश्व में आपका क्या हो गए थे? प्रसिद्ध हो गए थे। और इसी स्पीच से जो शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया, इसी स्पीच से, इसी भाषण से ये विश्व में क्या हुए थे दोस्तों? प्रसिद्ध हुए थे। और आपका ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन था उसको किसने संबोधित किया, कब किया, और साथ में वह धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों शिकागो में स्वामी विवेकानंद के द्वारा आपका 1893 को यानी 11 सितंबर को आपका क्या किया गया? संबोधित किया गया। अब जो 11 सितंबर है इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी 11 सितंबर को इन्हीं की याद के लिए आपका एक दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रदरहुड डे यानी विश्व भाईचारा दिवस। इस बात को भी आपको क्या करना है दोस्तों? बहुत अच्छे से क्या करना है? ध्यान रखना है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा जब हम बचपन की बात करते हैं तो इनका नाम तो क्या था? नरेंद्र दत्त था। क्या था दोस्तों? नरेंद्र दत्त था। अब ध्यान रखिएगा
राजस्थान के एक राजा थे जिनका नाम था दोस्तों महाराजा खेतड़ी। क्या नाम था दोस्तों? महाराजा खेतड़ी। इसी महाराजा खेतड़ी ने दोस्तों स्वामी विवेकानंद को यानी आपका नरेंद्र नाथ को स्वामी नाम दिया था। क्या नाम दिया था दोस्तों? स्वामी नाम दिया था। और आपका तभी से इनका नाम क्या पड़ गया दोस्तों? स्वामी विवेकानंद पड़ गया। क्या पड़ गया दोस्तों? स्वामी विवेकानंद। तो ये जो है बेसिक एडिशनल जानकारी थी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्होंने जब आपका शिकागो स्पीच शुरू किया था, इससे पहले दोस्तों विभिन्न देशों से जो आपका धर्मगुरु थे वो वहाँ पर आए हुए थे। सब लोग अपने धर्म के बारे में जैसे ही आपका स्टेज पे जा रहे थे तो अपने रिलीजन की खूब आपका क्या कर रहे थे? वाहवाही कर रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि अपनी जो धर्म की अच्छाइयाँ हैं या जो मेरा धर्म है उसके बारे में क्या करूँ, मैं बताऊँ। लेकिन दोस्तों जब स्वामी विवेकानंद आपका सबसे पहले स्टेज पे गए तो स्टेज पे जाने के बाद उन्होंने दोस्तों माई अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर इस संबोधन से अपने स्पीच को क्या किया? शुरू किया। और जब इन्होंने आपका दोस्तों इस संबोधन से शुरू किया तो जो अमेरिका वासी थे वो काफ़ी ज़्यादा इनसे आपका क्या हुए? इम्प्रेस हुए। और बाद में दोस्तों इन्होंने जो भारत का हिंदू धर्म का सनातन धर्म माना जाता है उसके बारे में दोस्तों अपनी स्पीच दी, अपनी बातें रखी। और उन्होंने कहा था कि दोस्तों आपका जो विश्व है, विश्व को भारत से क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। जो वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी है भारत की, जो ये पूरा संसार मेरा क्या है? एक घर है, एक मेरा कुटुंब के समान है। इस पॉलिसी के तहत भारत से कुछ विश्व को सीखने की ज़रूरत है ताकि विश्व में इसी आपका धारणा से, इसी कॉन्सेप्ट से शांति स्थापित हो सके। तो उन्होंने इस चीज़ को साबित किया था दोस्तों और कोशिश की थी कि इस वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है उससे आपका पूरे विश्व को क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। तो ये आपका दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारियां थी विवेकानंद जी के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपका दोस्तों हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में है। इसको खासकर वो सिविल सर्विस के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, सभी वो वनडे एग्ज़ाम के स्टूडेंट, वो अच्छे से ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत और चीन किस स्थान पर 3 कदम विस्थापन पर सहमत हुए? वो है दोस्तों पैगोंग त्सो झील। क्या दोस्तों? पैंगोंग। यहाँ पर पागोंग हो गया है, माफ़ करिएगा। ये एक्चुअली में दोस्तों पैगोंग है। क्या है? पैगोंग है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखा। जो पैंगोंग त्सो झील है या पैंगोंग सी लीक है, इसको लेकर दोस्तों भारत और चाइना के बीच में क्या हो चुका है? सहमति हो चुकी है। यानी दिवाली आते आते दोस्तों कुछ मुद्दों पर विश्व में शांति स्थापित हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों? शांति स्थापित हो रही है। अभी हमने नागोर्नो काराबाख में देखा था, लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा था, शांति स्थापित हो गई। भारत और जो चाइना है उसके बीच में भी शांति स्थापित होने के कयास लगाए जा रहे हैं। और साथ में ही दोस्तों भारत और जो ईरान के रिश्ते लगभग बीच में काफ़ी ज़्यादा आपका बिगड़ चुके थे, वो धीरे धीरे फिर से दोस्तों अपनी पटरी पे उतर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये साल भर कोविड-19 ने पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपका जाते जाते कुछ अच्छी खबरें पूरे विश्व के लाए ताकि पूरे विश्व में, भारत में शांति स्थापित हो सके। तो दोस्तों ये जो पैंगोंग त्सो झील है इसको लेकर आपका दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हो चुका है और ये विस्थापन पर सहमत हुए हैं। अब जानते हैं दोस्तों इसकी पूरा इतिहास क्या है और ये विवाद की जड़ क्या है। दोस्तों भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो बहुत ज़्यादा है और इसी बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर कभी भारत और जो चाइना है वो आपस में आपका क्या हो जाते हैं, यानी दोस्तों कहीं ना कहीं एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं या एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। अब पूरी की पूरी कहानी समझते हैं दोस्तों। ये जो पैंगोंग लेक झील है उसका विवाद क्या है और इसके पीछे दोस्तों कहीं ना कहीं भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो सबसे बड़ा कारण है। अब समझते हैं दोस्तों ये डिस्प्यूट कैसे पैदा हुआ और अभी प्रेजेंट टाइम पे इसकी क्या सिचुएशन है। अब आप देखिए दोस्तों, अभी ये जो हमें JNK दिख रहा है यानी जम्मू और कश्मीर, जिसे यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित बना दिया गया है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो हमें दिख रहा है इसका नाम है अक्साई चीन, जो चीन के कब्जे में है। जो आपको रेड कलर में यहाँ पूरा का पूरा दिख रहा है ये दोस्तों वर्तमान में किसके कब्जे में है? चीन के कब्जे में है। जबकि हम लोग इधर देख रहे हैं दोस्तों गिलगित बाल्टिस्तान, जिसे हम लोग पॉक
ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाक ऑक्यूपाइड, पाक प्रशासित कश्मीर के नाम से जानते हैं। ये पूरा का पूरा जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है दोस्तों, ये अभी पाकिस्तान का पार्ट है। किसका पार्ट है दोस्तों? पाकिस्तान का पार्ट है। जबकि ये जो नीचे हमें आपका दोस्तों यानी ब्लू कलर में दिख रहा है, ये ब्लू कलर में दोस्तों ये भारत का हिस्सा है। अगर बात करें दोस्तों, इसमें जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला इलाका है या जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसमें आपका कश्मीर का जो टोटल पार्ट है 37% तो पाकिस्तान के पास है। कितना परसेंट? 37% पाकिस्तान के हिस्से में है कश्मीर का, और आपका 20% किसके हिस्से में है? चाइना के हिस्से में है। और जबकि दोस्तों लगभग 43% के आसपास भारत के हिस्से में जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। और अब विवाद की जड़ क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका 1885 में जिस समय भारत क्या था, अंग्रेजों के अधीन था, क्या कहने का मतलब भारत एक कॉलोनिज्म था, समझ लो ना। जब अब आपका एक उपनिवेश के रूप में भारत उस समय रह रहा था, तो 1885 में दोस्तों भारत और चाइना के बीच में एक सीमा का निर्धारण होता है, बाउंड्री का आपका जो है दोस्तों निर्धारण होता है, और उस बाउंड्री को नाम दिया जाता है जॉनसन लाइन, जिसे दोस्तों भारत मानता है। बशर्ते आपका यहाँ पर जो चाइना है, न भारत के पास कभी वो पार्ट रहा जिसको हम लोग जॉनसन लाइन के रूप में मानते हैं, और ना ही चाइना कभी इसको क्या करता है दोस्तों, एक्सेप्ट करता है। दोस्तों ये जो साइड की आपको लाइन दिख रही है ब्लैक ब्लैक, इसी को आपका क्या बोला जाता है? जॉनसन लाइन। और दोस्तों यहाँ पर कभी भी भारत का क्या नहीं रहा? अधिकार नहीं रहा, यानी स्वतंत्रता से पहले भी, ठीक है ना, स्वतंत्रता के बाद ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता से पहले भी दोस्तों इस लाइन तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाए। बशर्ते हम अपने मैप में इसको आपका क्या करते हैं, दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, ये आपका जॉनसन लाइन के तहत निर्धारित क्या थी? बाउंड्रीज थी। लेकिन दोस्तों इसको कभी चाइना नहीं मानता है, जबकि भारत आपका इसको एक्सेप्ट करता है। अब दोस्तों इसके बीच में भी आपका एक लाइन है। अब वो लाइन क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। इस लाइन को बोला जाता है दोस्तों मैकमोहन रेखा। ये सीधी सी लाइन यहाँ पर पड़ी हुई है, जिसे अक्साई चीन कहते हैं दोस्तों। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर आप जो है अक्साई चीन को कह सकते हैं, जो पूरे के पूरे रेड लाइन में आपको दिख रहा है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो बीच की लाइन है ये आपका मैकमोहन लाइन है। कौन सी है दोस्तों? मैकमोहन लाइन है। और ये मैकमोहन लाइन को आपका दोस्तों चाइना क्या मानता है? भारत और यानी चाइना के बीच में सीमा रेखा मानता है। लेकिन दोस्तों आपका इसको भारत एक्सेप्ट नहीं करता है। अब ध्यान रखिए, अब दोस्तों जब 1962 में भारत और चाइना के बीच वॉर हुई, क्या हुई दोस्तों? एक वॉर हुई थी 1962 में। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए। अब जब 1962 में वॉर हुई थी, तो दोस्तों जो चाइना था वो लगभग आपका यहाँ तक पहुँच चुका था, ठीक है ना। लद्दाख का लगभग आपका जो है हल्का एरिया उसने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। अब ध्यान रखिए दोस्तों, जब यहाँ तक पहुँच गया था तो भारत ने जब प्रतिक्रिया की, उसके अगेंस्ट आपका जो है यानी रिएक्ट किया, तो भारत ने जब रिएक्ट किया तो चाइना थोड़ा सा क्या हो गया? पीछे हट गया, और आपका यहाँ तक आपका चाइना बने रहा। अब दोस्तों जो विवाद है वो इसी को लेकर है। चाइना का कहना है कि हम तो भैया 1962 में यहाँ तक पहुँच गए थे। कहाँ तक? यहाँ तक। लेकिन भैया यहाँ तक हमारा क्या होना चाहिए? राइट्स होना चाहिए, हमारा अधिकार होना चाहिए। जबकि भारत का ये कहना है अभी प्रेजेंट टाइम पे कि आपका यहाँ तक क्या है? राइट्स नहीं है। आपने क्या कर रहा है? ऑक्युपाइड कर रखा है। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि यहाँ तक आपका अधिकार है, ये कहीं ना कहीं हमारी सॉवरेनिटी के क्या है? अगेंस्ट है। अब जो विवाद है दोस्तों वो इस एरिया को लेकर है, इस एरिया को लेकर। यहाँ पर आपका कुछ एरिया ऐसा है दोस्तों, लगभग 10 किलोमीटर के आसपास ये एरिया है, जिसे हम 8 फिंगर के नाम से जानते हैं। अब ये पूरी की पूरी कहानी क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये दोस्तों दिख रहा होगा आपको सामने पेंगोंग लेक। क्या है दोस्तों? ये पेंगोंग लेक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको समझने से पहले दोस्तों हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वो क्या बातें ध्यान रखनी है? पहली बात तो दोस्तों ये ध्यान रखिए, जो आपका हिमालय है, हिमालय को हम लोग दोस्तों 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
अब वो 3 पार्ट से कौन है दोस्तों? नंबर 1 तो ग्रेट हिमालय, जिसे हम लोग उच्च हिमालय या महान हिमालय के नाम से जानते हैं। दूसरा दोस्तों क्या है आपका मध्य हिमालय, और तीसरा है शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। कौन सा है? पहला दोस्तों ग्रेट हिमालय, दूसरा यानी उच्च हिमालय, दूसरा है दोस्तों मध्य हिमालय, और तीसरे को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? यानी शिवालिक हिमालय। अब दोस्तों इसके पीछे भी एक श्रेणी है और उसको बोला जाता है दोस्तों ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय की भी आपका दोस्तों 3 श्रेणियां हैं। अब ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी है इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली श्रेणी तो है दोस्तों, उसका नाम है काराकोरम। क्या है दोस्तों? काराकोरम। अब ये जो काराकोरम है उसके जो दूसरी नीचे श्रेणी है उसका नाम है दोस्तों लद्दाख, और तीसरे का नाम है दोस्तों जास्कर। क्या है दोस्तों? जास्कर। अब ये जो विवाद है वो विवाद लद्दाख और काराकोरम के बीच में जो आपका स्थान है इसको लेकर है। किसको लेकर? काराकोरम और लद्दाख के बीच में जो क्षेत्र है उसका नाम है दोस्तों पैगोंग। क्या नाम है दोस्तों? पैगोंग। इसी पैगोंग झील को लेकर आपका विवाद है, ठीक है ना। अब समझते हैं कि विवाद की जड़ क्या है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आपको सामने यानी एक चित्र दिख रहा होगा, एक पिक्चर दिख रही होगी, और यही है दोस्तों पैंगोंग झील। जो आपको क्या दिख रहा है? ब्लू ब्लू पानी दिख रहा है। अब ये जो हमें श्रेणी दिख रही है दोस्तों आपका, इसका नाम है क्या? काराकोरम। क्या है दोस्तों? काराकोरम। और ये जो एरिया है ये आपका लद्दाख श्रेणी का पार्ट है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ वाइट आपका पानी टाइप का दिख रहा होगा, ये एक्चुअली में पानी नहीं है दोस्तों, ये आपका क्या है? नमक है, सॉल्ट है। क्योंकि दोस्तों ये जो पैंगोंग झील है वो आपका खारा पानी से बनी है, और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये खारे पानी से बने होने के कारण इसके किनारों में आपका क्या जम जाती है? यानी सॉल्ट जम जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ का तापमान दोस्तों लगभग आपका -40 डिग्री तक पहुँच जाता है, और जब -40 डिग्री तक आपका यहाँ का तापमान पहुँच जाता है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इतने ज़बरदस्त आपका माइनस तापमान में ये जो पैंगोंग झील होती है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है? जम जाती है। और ध्यान रखिए दोस्तों, एक आपका ब्रिटिश भारत में एक शासक थे जोरावर सिंह। इसी जोरावर सिंह ने दोस्तों अपने सैनिकों को क्या किया था? यानी यहाँ पर ट्रेनिंग दी थी, ठीक है। क्या दी थी? ट्रेनिंग दी थी। इस बात को भी आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। अब आप देखिए जहाँ पर पोलो खेला जा सकता है, जिस आपका झील में बर्फ जमने पर, यानी ये झील पूरी की पूरी क्या हो जाती है? बर्फ हो जाती है। और जब बर्फ हो जाती है तो यहाँ पर आपका पोलो खेला जाता था पहले भी, और दोस्तों आज भी यहाँ पर खेला जा सकता है, संभावनाएं हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो पैंगोंग झील है, ये पैंगोंग झील इतने खतरनाक इलाके में है जहाँ पर -40 के समथिंग आपका तापमान गिर जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों कि कितनी ज़बरदस्त आपका जगह होगी। अब चाइना दोस्तों इतनी खतरनाक जगह होने के बाद भी इस पर इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? समझते हैं दोस्तों पूरी की पूरी स्ट्रेटजी चाइना की क्या है और भारत का इस पर क्या स्टैंड है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो ये पैंगोंग झील है ये लगभग 135 किलोमीटर में फैली हुई है। कितने किलोमीटर में? 135 किलोमीटर में। और लगभग 45 मीटर पर, सॉरी माफ करेगा, 45 किलोमीटर पर किसका अधिकार है? भारत का अधिकार है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जो और भाग है उस पर आपका चाइना का अधिकार है। किसका अधिकार है दोस्तों? चाइना का अधिकार है। इस बात को भी अच्छे से क्या करेंगे आप लोग? ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखिए दोस्तों, जब 45% पे भारत का अधिकार है और लगभग आपका जो पूरा का पूरा 45 के अलावा जो बचता है उस पर किसका अधिकार है? चाइना का अधिकार है। तो उसके बाद भी चाइना को ये प्रॉब्लम क्यों है? अब आपको समझते हैं अच्छे तरीके से। मैंने थोड़ी देर पहले आपको मैप में समझाया कि जिस समय आपका चाइना ने 1962 में वॉर किया था वो लगभग इतने एरिया को घेर चुका था, है ना। तो बाद में आपका ये वापस चले गया। तो ये जो 10 किलोमीटर का एरिया है इस पर भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ कि भैया जो ये भारत है वो भारत यहाँ पर रहेगा और जो चाइना है वो यहाँ पर रहेगा, और जो 10 किलोमीटर का
एरिया है या इलाका है, इस पर ना ही भारत कुछ करेगा ना ही चाइना कुछ करेगा। ये एक हिसाब से इंडिपेंडेंट आपका जो है प्लेस रहेगा। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में चाइना ने इसी एरिया में अपनी धीरे धीरे क्या कर दी, गतिविधियां बढ़ा दी। अब दोस्तों इसके माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये दोस्तों आपको पेंगोंग झील दिख रही होगी, ठीक है ना, क्या दिख रही है, पेंगोंग झील दिख रही है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये आपका लैंड है या चट्टान है, ये इस तरीके से फिंगर की तरह अंदर की ओर कट रही है, ठीक है ना। इसी को दोस्तों 8 फिंगर कहा जाता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। अब अभी विवाद किसको लेकर है? अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि 1962 में जो आपका कौन था, चाइना था, वो लगभग यहाँ तक पहुँच चुका था, ठीक है। अब भारत ने इसको थोड़ा पीछे किया तो लगभग ये यहाँ से गया। बाद में दोस्तों भारत और चाइना के बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ। और जब समझौता हुआ तो दोस्तों भारत तो यहाँ पर था, है ना, भारत यहाँ पर था, चाइना को इसने कहाँ, यहाँ तक पहुँचा दिया। अब ध्यान रखिए दोस्तों, जब नंबर 8 को और नंबर 2 को लेकर भारत और चाइना में क्या हुआ, समझौता हुआ 1962 के युद्ध के बाद, तो इस समझौते में ये था दोस्तों कि जो भारत है, भारत आपका नंबर 2 फिंगर पॉइंट पर रहेगा और आपका चाइना किस पर रहेगा, नंबर फिंगर 8 पर रहेगा। अब जब आपका फिंगर 8 को लेकर और फिंगर 2 को लेकर सहमति बन गई, तो भारत और चाइना के बीच में ये भी सहमति बनी कि जो फिंगर 2 से आगे का एरिया है और फिंगर 8 से आपका पीछे का एरिया है, इन एरियाज पर न भारत पेट्रोलिंग करेगा न चाइना पेट्रोलिंग करेगा। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो जगह होगी नंबर आपका 3 से लेकर 8 से पीछे को, उस जगह पर दोनों देश उसको क्या करेंगे, स्वतंत्र तरीके से आपका वहाँ पर कोई भी गतिविधियाँ नहीं करेंगे, बल्कि उसको क्या छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे, जिससे दोनों देशों के बीच में क्या थी, बहुत लंबे समय से यहाँ पर शांति थी। लेकिन दोस्तों वर्तमान में मार्च में क्या हुआ कि जो चाइना था वो लगभग फिंगर 4 तक पहुंच गया, अपनी गतिविधियां, अपने टैंक इस फिंगर 8 से आगे बढ़ा दी, जिसका प्रतिरोध आपका किसने किया, भारत ने किया। अब दोस्तों ये लगातार चाइना आगे की ओर क्यों बढ़ रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। फिंगर 2 के आसपास में दोस्तों एक क्षेत्र है जिसका नाम है चुशुल। क्या नाम है दोस्तों, चुशुल। और ये जो चुशुल है दोस्तों वो एक बैटल फील्ड है। क्या है दोस्तों, चुशुल एक बैटल फील्ड है। अब वो बैटल फील्ड दोस्तों जिस तरीके से तराइन का आपका जो है युद्ध तराइन के बैटल फील्ड में हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी के बैटल फील्ड में हुआ, उसी तरीके से चुशुल भी एक महत्वपूर्ण बैटल फील्ड है। अगर चुशुल पर कौन अधिकार कर लेता है दोस्तों, चाइना अधिकार कर लेता है, तो पूरे लद्दाख को क्या कर लेगा, लद्दाख रीजन को क्या कर लेगा दोस्तों, कब्जा कर लेगा। और ऐसे सिचुएशन में भारत के लिए क्या हो सकता था, खतरनाक साबित हो सकता था। भारत भी अड़े रहा भैया, उसको आगे नहीं आने दिया। चाइना भी लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ाता रहा। लेकिन दोस्तों अभी इस बात को लेकर सहमति बन चुकी है कि ये भारत नंबर 2 पर रहेगा और चाइना कहाँ रहेगा, नंबर 8 पर रहेगा। और ये जो बीच का है उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाएगा, स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा, ताकि दोनों के बीच में क्या ना हो, विवाद ना हो। तो दोस्तों हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि ये फिलहाल के लिए आपका एक शांति का संदेश कह सकते हैं। लेकिन जो चाइना की नीति रही है वो आपका हमेशा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की रही है, यानी हड़प की नीति रही है। और आपका इन द फ्यूचर में वो आपका क्या नीति अपनाएगा ये देखने वाला समय है। लेकिन वर्तमान में दोनों देशों ने आपका इस पर सहमति जता दी है कि दोनों देश अब क्या करेंगे, यानी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहेंगे। इस बात को दोस्तों अच्छे से क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों एक अदर फैक्ट मैं आपको पेंगोंग झील के बारे में बताता हूँ। ये जो पेंगोंग झील है दोस्तों, ये अपना पानी चेंज करती रहती है। क्या, अपना पानी चेंज करती रहती है। उसका कारण है दोस्तों यहाँ एल्गी होती है, बहुत ज़्यादा एल्गी पाई जाती है। और इस एल्गी यानी शैवाल के कारण इसका पानी क्या होता है, लगातार चेंज होता रहता है। तो दोस्तों ये थी आपका भारत और चाइना के बीच में जो लंबे समय से आपका डिस्प्यूट चल रहा था, किसको लेकर, पेंगोंग झील को लेकर। पूरी कोशिश की कि आपको दोस्तों ये सारी की सारी आपका जो विवाद की जड़ है, जो डिस्प्यूट है, वो समझ में आए और किस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट है और आपका इन द फ्यूचर में आपका भारत और चाइना ने क्या डिसीजन लिया था। तो ये सारी की सारी कहानी थी दोस्तों। आई होप आपको समझ में आएगा होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट
इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने पहला चंदन संग्रहालय खोला है? उसका राइट आंसर है दोस्तों मैसूर, कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य में पहला चंदन संग्रहालय भारत का जो खोला गया है दोस्तों, वो है मैसूर, कर्नाटक। अब ध्यान रखिएगा, इसका मकसद है दोस्तों, जो चंदन है, चंदन के डिफरेंट आपका जो है क्या बनाए जाते हैं, हैंडलूम वगैरह बनाए जाते हैं, उनको प्रिजर्वेशन के लिए दोस्तों इस संग्रहालय को खोला गया है, ताकि चंदन से बनी वस्तुओं को यहाँ पर क्या किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके, संरक्षित किया जा सके। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। कर्नाटक की राजधानी है दोस्तों बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, जबकि राज्यपाल हैं दोस्तों वाजूभाई वाला, और लोकसभा सीटें हैं दोस्तों 28 और राज्यसभा सीटें हैं 12, जबकि विधानसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 224, और प्रमुख नेशनल पार्क हैं दोस्तों नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क भी कहाँ है दोस्तों, यहीं पर स्थित है। यानी कहाँ स्थित है दोस्तों, कर्नाटक में। ये बांदीपुर नेशनल पार्क दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लोक सेवा प्रसारण दिवस। ये मनाया जाता है दोस्तों 12 नवंबर को। अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों हमने एक दिवस पढ़ा था विश्व निमोनिया दिवस, ये भी 12 नवंबर को, और लोक सेवा प्रसारण दिवस ये भी 12 नवंबर को मनाया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों ये जो लोक सेवा प्रसारण दिवस है ये भारत में क्यों मनाया जाता है। दोस्तों हुआ क्या, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 12 नवंबर 1947, ये दिन को याद रखेगा, 12 नवंबर 1947 को भारत के आपका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में पहली बार आते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिल्ली का जो ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो है, और यानी उसको आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है, इस ऑल इंडिया स्टूडियो में आपका दोस्तों सिर्फ महात्मा गांधी एक बार आए थे, यानी पहली बार आए, और यही पहली बार अंतिम बार भी आए। और दोस्तों इसी की स्मृति में, इसी दिन को आपका याद करने के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए कि महात्मा गांधी जी इस 12 नवंबर 1947 को आपका कहाँ आए हुए थे, ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो यानी आकाशवाणी दिल्ली स्टूडियो में आए थे। और आपका दोस्तों इसी दिवस को याद करने के लिए, इसी दिन को याद करने के लिए आपका 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है, लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों जो ऑल इंडिया रेडियो है या आकाशवाणी है, इसकी स्थापना 8 जून 1936 को होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो आपका दिल्ली में है, और इसका आदर्श वाक्य है दोस्तों बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। क्या है दोस्तों, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये थी दोस्तों लोक सेवा प्रसारण दिवस के बारे में जानकारी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर रखा गया। अभी दोस्तों हाल ही में PM मोदी के द्वारा इस नाम को चेंज किया गया है, और उसका नाम है दोस्तों बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय। और इसके मंत्री हैं दोस्तों जो भारत में सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। कौन है दोस्तों, नितिन गडकरी। और यही नितिन गडकरी दोस्तों आपका भारत के बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय, जिसका नाम अभी चेंज किया गया है जहाजरानी मंत्रालय से। तो इस बात को भी आप क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी एग्जाम्स के लिए। हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में किस बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश। किसको दोस्तों, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश। अब सबसे पहले जानते हैं दोस्तों ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, और समझते हैं कि आपका इसको यूनेस्को ने अभी हाल ही में क्यों घोषित किया। अब ध्यान रखिए दोस्तों, यूनेस्को जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस यूनेस्को ने दोस्तों 1971 में एक प्रोग्राम चलाया।
उस प्रोग्राम का नाम है दोस्तों MAB। क्या है दोस्तों? MAB। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों मैन एंड बायोस्फीयर। क्या होता है दोस्तों? मैन एंड बायोस्फीयर। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। कभी आपसे सीधे सीधे सवाल पूछा जा सकता है कि मैन एंड बायोस्फीयर क्या है। इस बात को आप क्या करेंगे दोस्तों? अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों आपका जो ये मैन एंड बायोस्फीयर है, इसका मकसद क्या था दोस्तों? अगर आपको ध्यान हो या आपने कभी इस चीज़ को जानने की कोशिश की हो दोस्तों, इस समय पर अगर हम लोग देखें प्रेजेंट टाइम में कुछ सालों का, अगर हम लोग पूरा का पूरा आपका जो इन्वायरमेंट, आपका जो रिलेशन है उसको देखें, तो इंसान और जानवरों के बीच दोस्तों लगातार एक कॉन्फ्लिक्ट यानी द्वंद्व यानी टकराव की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे पैदा हो रही है। वो इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि दोस्तों लगातार हम आपका जो जानवर हैं, एनिमल हैं, उन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर आपका डिफरेंट तरीके से आपका दोस्तों अत्याचार कर रहे हैं और साथ में जो जंगल हैं उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। अभी हाल ही में दोस्तों शायद आपने ध्यान होगा कि जो केरल था, केरल में आपका एक टाइगर के आपका पेट के अंदर बम डाल दिया गया और ये आपका उसमें ये कहा गया कि भैया अगर हम पेट के अंदर टाइगर के पेट के अंदर अगर बम फिट कर दें तो देखते हैं कि भैया इसके जो चिथड़े हैं वो कितने दूर तक पहुंचते। तो हम इस तरीके से आपका एक हिसाब से इंसानी जानवर बन चुके हैं। तो दोस्तों जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जब इंसान वो जानवरों के बीच आपका यानी एक हिसाब से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए ताकि जो इंसानी जानवर है वो आपका यहाँ पर प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए दोस्तों जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने आपका बायोस्फीयर रिजर्व की क्या की? स्थापना की। अब ध्यान रखिए दोस्तों, जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है इसका मकसद यही है कि जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको क्या किया जा सके, दूर किया जा सके, उस लड़ाई को ख़त्म किया जा सके, उस टकराव को क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। इसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व की क्या होती है दोस्तों? स्थापना की जाती है MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत यूनेस्को के द्वारा। अब ध्यान रखिए दोस्तों, आपका जो भारत का ये जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भारत का यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित होने वाला 12वां आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आपका बायोस्फीयर रिजर्व हो चुके हैं भारत के, यानी 12 बायोस्फीयर रिजर्व हो चुके हैं जो आपका यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व की श्रेणी में उनको क्या कर लिया, शामिल किया गया है। अगर भारत के पहले बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें जिसको आपका यूनेस्को ने शामिल किया, वो था आपका दोस्तों नीलगिरी आपका बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको जो है दोस्तों यूनेस्को ने आपका क्या किया था, बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया था। ये आपका वेस्टर्न घाट तमिलनाडु में स्थित है। जबकि 11वें की बात करें दोस्तों, तो 11वां 2008 में शामिल किया गया था कंचनजंगा। किसको किया गया था दोस्तों? कंचनजंगा, जो सिक्किम में आपका स्थित है बायोस्फीयर रिजर्व, इसको क्या किया गया दोस्तों? शामिल किया गया। इस बात को भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, MP में क्या ये पहला टाइगर रिजर्व है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ये बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होने वाला तीसरा आपका क्या है दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला तो दोस्तों पंचमढ़ी था, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरा था दोस्तों अचनाकमार। क्या था दोस्तों? अचनाकमार टाइगर रिजर्व। ये आपका तीसरा टाइगर रिजर्व है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो आपका अभी हाल ही में किस में शामिल हुआ है दोस्तों? यूनेस्को की आपका बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में शामिल किया गया है। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों शिवराज सिंह चौहान, जबकि यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और जबकि लोकसभा सीट है दोस्तों 29, राज्यसभा सीट हैं 11 और यहाँ की विधानसभा सीटें हैं दोस्तों 230। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को आपका टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अभी 2000 आपका जो है 18 में यानी सेंसस हुआ था टाइगर का, यानी बाघों की क्या हुई थी दोस्तों, जनगणना हुई थी। और भारत में सबसे ज़्यादा जो बाघ पाए जाते हैं दोस्तों, वो आपका कहाँ पर पाए जाते हैं?
मध्य प्रदेश में लगभग इनकी संख्या है दोस्तों 526। कितनी है दोस्तों? 526। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको टाइगर रिजर्व कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाता है कि सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ है, पहला तो दोस्तों एमपी होगा, दूसरा ध्यान रखिएगा कर्नाटका है, और तीसरा है दोस्तों उत्तराखंड। अगर आपसे पार्टिकुलर पूछा जाता है कि किस टाइगर रिजर्व में भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी जिले में आपका क्या है दोस्तों फैला हुआ है, यहीं पर दोस्तों सबसे अधिक आपका बाघ क्या है दोस्तों 2018 के सेंसस में पाए गए हैं। इस बात को भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और प्रेजेंट में दोस्तों भारत में टोटल 50 टाइगर रिजर्व है। कितने हैं दोस्तों? 50 टाइगर रिजर्व हैं। और 1973 में, कब दोस्तों? 1973 में टाइगर के आपका प्रोटेक्शन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए दोस्तों भारत सरकार के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया? टाइगर प्रोजेक्ट। क्या चलाया गया दोस्तों? आपका टाइगर प्रोजेक्ट। इस बात को भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये थी दोस्तों आपका कुछ एडिशनल जानकारी आपका यानी टाइगर रिजर्व्स के बारे में। अब जानते हैं दोस्तों यूनेस्को क्या है। यूनेस्को का फुल फॉर्म दोस्तों बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कहने का मतलब संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। इस बात को दोस्तों अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय है दोस्तों पेरिस में और इसकी स्थापना होती है 1945 में। बहुत से एग्जाम में दोस्तों इसका मुख्यालय पूछा गया है, कभी मैचिंग के रूप में पूछा गया है और कभी दोस्तों सीधे सीधे आपका वन लाइनर में पूछा गया है। इस बात को भी आप क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखिएगा दोस्तों वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है आंद्रे अजोले। क्या नाम है दोस्तों? आंद्रे अजोले। जबकि अगर सदस्य देशों की बात करें, मेंबर की बात करें, तो यूनेस्को में टोटल मेंबरशिप है दोस्तों 193 कंट्रीज की। कितनी है दोस्तों? 193 की मेंबरशिप है कहाँ पर? यूनेस्को में। तो ये थी दोस्तों यूनेस्को के बारे में कुछ एडिशनल जानकारियाँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये था दोस्तों आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एनालिसिस जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई ताज़ा तरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।